हाँ, बिल्कुल यहाँ पर ईडी जो है अब जनता के सवालों के घेरे में आ रही है, सीबीआई जनता के सवालों के घेरे में आ रही है। अब जनता पूछने लगी है, जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष तो वो राजनीति है, वो तो पूछेंगे, लेकिन जब जनता पूछने लगे तो कहीं न कहीं विश्वसनीयता पर यहाँ पर सवाल उठ जाता है। जब हम जनता के बीच जाते हैं तो वो कहते हैं कि ईडी जो है जहाँ-जहाँ चुनाव होता है वहाँ-वहाँ ईडी पहुँच जाती है, और ईडी पहुँचती भी क्या है, जहाँ विपक्षी नेताओं के ऊपर या जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो बीजेपी से रिलेटेड नहीं होती, उनके घर पे छापे होते हैं, उनके ठिकानों पर छापे होते हैं। तो ये कथन कहीं न कहीं सत्य होता जा रहा है, और ईडी को अपने बचाव में यहाँ पर कुछ ना कुछ कहना होगा। सिर्फ कठपुतली बनकर यहाँ पर ईडी नहीं रह सकती, यहाँ पर उनके ऊपर बड़े आरोप हैं, तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ उनको बोलना होगा। कहीं ना कहीं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसके जरिए जो लोगों के मन में जहर घोला गया है, चाहे वो धर्म के लेके चाहे जाति को लेके, उसके बदले में जो राहुल गांधी या केजरीवाल या किसी भी पार्टी का जो विकास का मुद्दा है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं दब के रह जाते हैं, क्योंकि अंधविश्वास जो है अब व्हाट्सएप के जरिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके जरिए लोगों के मन में जो जहर भरा गया है वो कहीं ना कहीं अभी ऊपर नजर आता है। तो लगातार जिस तरीके की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की है उसको लेकर अभी तक ईडी जो है कोई भी फुल फैक्ट वाला जो प्रूफ है वो नहीं रख पाई है, और इसके तहत ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज मनीष सिसोदिया जेल से बाहर जो है वो आ सकते हैं। 12 नवंबर को दिवाली है, और दिवाली जो है वो इस बार अपने घर वालों के साथ मना सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और अब से कुछ देर में यानी कि 10:30 बजे के आसपास से बड़ा फैसला हमें देखने को मिलेगा, और क्या होगा इस फैसले में ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। जी नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप, और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज का दिन आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे की पूरी इंडिया अलायंस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर थोड़ी ही देर में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है। दरअसल आपको बता दें, आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। लगभग यहां पर 9 महीने तिहाड़ जेल में बिता चुके मनीष सिसोदिया को क्या आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? क्या मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आते हुए नजर आएंगे या नहीं? ये सवाल बीते 9 महीने से सुनने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव सर पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जहां सभी पार्टियां कर रही हैं, तो यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी ईडी और सीबीआई के शिकंजे में घिरी हुई है। ऐसे में क्या आज मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी? इसी चीज को समझने की कोशिश अपने न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से करेंगे। यहां पर मेरे साथ तुषार मौजूद हैं। तुषार, क्या लग रहा है, क्या यहां पर 9 महीने जो मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल में बिताए हैं, क्या आज वो जेल से बाहर निकल पाएंगे? क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट, जिसे सर्वोच्च अदालत के तौर पर देखा जाता है, क्या आज वहां पर निष्पक्ष फैसला आता हुआ नजर आएगा? जेल से बाहर आ पाएंगे मनीष सिसोदिया? देखिए, आज एक बड़े फैसले की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। आपको बता दें कि 17 नवंबर को जो फैसला 17 अक्टूबर को फैसला लिया जा चुका है, और आज उसका ऐलान होना है, यानी कि वो जो सुरक्षित फैसला रखा हुआ था आज वो बता दिया जाएगा। और आम आदमी पार्टी के खेमे में उम्मीद की एक किरण है, और हर जगह ये उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं आज जो है मनीष सिसोदिया को बेल मिल सकती है, और 250 से ज्यादा दिन जो हो गए हैं जेल में रहते हुए वो बाहर आ सकते हैं। देखिए, अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है वो ईडी से पिछले कई सुनवाइयों में सवाल करता रहा, और वही सवाल बार बार दोहराता रहा, क्योंकि उसको उसके सवाल का जवाब नहीं मिला है कि सबूत आपके पास हैं, ठीक है, लेकिन वो पुख्ता नहीं है, और जो सबूत हैं उनकी कड़ियां आपस में मिल नहीं खा रही है। कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जिसका डायरेक्ट लिंक जो है वो मनीष सिसोदिया के साथ आप दिखा पा रहे हो। आपके जो गवाह भी हैं, जो सरकारी गवाह बन गए, वो खुद इसमें आरोपी हैं, और वो बाद तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी जो है यहाँ पर सवाल उठाए जा सकते हैं। तो लगातार जिस तरीके की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की है उसको लेकर अभी तक ईडी जो है कोई भी फुल फैक्ट वाला जो प्रूफ है वो नहीं रख पाई है, और इसके तहत ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज मनीष सिसोदिया जेल से बाहर जो है वो आ सकते हैं। 12 नवंबर को दिवाली है, और दिवाली जो है वो इस बार अपने घर वालों के साथ मना सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और अब से कुछ देर में यानी कि 10:30 बजे के आसपास से बड़ा फैसला हमें देखने को मिलेगा, और क्या होगा इस फैसले में ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। जी
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से तुषार अगर बात करें, आम आदमी पार्टी भी यही उम्मीद कर रही है। ऐसी ही उम्मीद संजय सिंह को लेकर भी जताई जा रही थी, क्योंकि उनके मामले में भी ईडी के पास सबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने देखा कि उनकी जो जमानत याचिका है उसे खारिज दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिया, न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दिया। तो ऐसे में आखिरकार इतने दावे से क्यों आम आदमी पार्टी कह रही कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी? क्योंकि ईडी बार बार कह रही है कि मुख्य आरोपी के तौर पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। जो 2 करोड़ रुपए के घोटाले की बात हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि 82 लाख रुपए तो खुद मनीष सिसोदिया ने अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किए हैं। दिनेश अरोड़ा ने यह बयान दिया है। यहाँ पर एक और गवाह है जिसे लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बयान दिया। तो बात वही है जो आप कह रही हैं कि ये जो आरोप लगाए गए हैं और उन्हीं के आरोपों के बेसिस पर ही वो इतने दिन जेल में रहे हैं, लेकिन वो आरोपों को सिद्ध नहीं कर पा रही है ईडी। वो ऐसा कोई फुल प्रूफ एविडेंस नहीं दे पा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि हाँ भाई ये बंदा जो है, ये जो नेता है मनीष सिसोदिया, ये दोषी है और इन पर सुनवाई होनी चाहिए, इनको जेल में रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि आप आरोप लगा रहे हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो संभावनाओं के तौर पर। अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया को आज जमानत मिल जाती है तो क्या लगता है जो बाकी के नेता इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस वक्त या तो जेल में बंद हैं या फिर जमानत पर भी हैं, अगर सत्येंद्र जैन को देखा जाए या फिर संजय सिंह को देखा जाए, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि उन्हें भी राहत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए इतनी जल्दी तो राहत उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने खुद 9 महीने का एक सफर तय करा है जेल के अंदर, उसके बाद जाकर उनको इतना यहाँ पर जो है मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन इस समय बना है, जो लगातार हमले बोल रहा है ईडी पर और सीबीआई, इनकम टैक्स, बीजेपी पर, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक मोटिवेशन और मिलेगा और वो एक बार फिर से मजबूती से आगे बढ़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर जो है अपना प्रदर्शन जो है वो और तेज करेंगे। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी। चलिए, उम्मीद काफी ज्यादा है कि जमानत मिल सकती है, बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना लगभग यहां पर नामुमकिन सा हो जाएगा। तो इसका असर आम आदमी पार्टी पर किस तरह से पड़ेगा और चुनाव पर आखिरकार किस तरह से पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि दूसरे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं वो दिल्ली सरकार। संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, दोनों आम आदमी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, चुनाव सर पर हैं, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, फिर लोकसभा चुनाव है। ऐसे में ये दोनों नेता अगर जमीन पर आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं उतरेंगे तो बड़ा वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी खो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इसका सेटबैक जरूर आम आदमी पार्टी को लगने वाला है और अभी भी लग रहा है, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं थिंकिंग बननी शुरू हो गई है कि क्या सच में इन्होंने कोई घोटाला किया है। और उसके अगर तहत चले हम तो कहीं ना कहीं वोट बैंक में कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो देखनी शुरू हो चुकी है और आम आदमी पार्टी का जो एक नेगेटिव हम बोलते हैं ना कि एक गिरना शुरू हो चुका है। तो ये जो ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी यही सोचकर जो है ईडी को उन्होंने लगाया था काम पर कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो कम होना शुरू हो, और उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होती दिखाई दे रही है बीजेपी। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर कहा है तुषार ने कि ईडी को इसीलिए विपक्षी दलों के खिलाफ या उनके पीछे लगाया गया है क्योंकि बीजेपी अब घबरा रही है कि 24 में इस बार बीजेपी की जीत जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है और जितने भी मजबूत दल हैं विपक्ष में उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी को हम देख रहे हैं और कांग्रेस पर भी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का शिकंजा देखा जा रहा है। यहाँ पर शराज है मेरे साथ। शराज, मनीष सिसोदिया को अगर राहत मिल जाती है आज तो क्या लग रहा है इसके बाद जिस तरीके से राजस्थान में हम कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर ईडी की, आज वैभव गहलोत भी आज ईडी के सामने पेश होंगे। 12 साल पुराने मामले में अचानक से जब मुख्यमंत्री के बेटे को समन भेजा जाता है तो ऐसे में मुख्यमंत्री का यह कहना कि बेटे को भले ही समन भेज रहे हैं लेकिन मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि सरकारी जांच एजेंसियां जिन्हें स्वतंत्र माना जाता था अब तक, अब वो कहीं ना कहीं सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली यहां पर बन चुकी हैं। किस तरह से इस दावे को देख रहे हैं, कितनी सच्चाई इस दावे में नजर आ रही है? जी देखिए, हम लगातार खबरें करते हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्ष के जितने भी गठबंधन के हिस्सा हैं लोग, उनको जो है लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको सताया जा रहा है। ऐसे में जो है अब अगर सुप्रीम कोर्ट अगर मनीष सिसोदिया को फैसला सुनाता है, अगर उनको जमानत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए एक डबल झटका होगा क्योंकि वो इतनी झूठ बोल चुके हैं कि लोग जो है झूठ को सच बना के बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर शराज, बीजेपी तो बार बार कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी का दावा किया है, लेकिन ईमानदारी आम आदमी पार्टी के अंदर बिल्कुल नहीं है क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं उन पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, घोटालों में, स्कैम में वो फंस चुके हैं। मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो,
फिर आखिरकार किस आधार पर आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी का दावा यहाँ पर ठोक रही है? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो ये बयान यहाँ पर दे चुके हैं, अनुराग ठाकुर ये बयान दे चुके हैं, स्मृति ईरानी दे चुके हैं। मतलब जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उसने सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी का एक चोला पहना हुआ है, लेकिन 2024 में जनता वो चोला उतार देगी। तो क्या लग रहा है कि क्या जनता भी अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को शक के नजरों से देखने लगी है इन दावों के चलते, ईडी सीबीआई की कार्रवाई के चलते? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि जो भाजपा सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जो उनके मंत्री हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आरोप लगाने को आप किसी पे कुछ भी आरोप लगा देंगे, लेकिन जो फैसला सुनाता है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। अगर वो गुनहगार हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और रही बात स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर की, तो उनको मुझे लगता है स्मृति ईरानी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इतने सारे रेपिस्ट केस हो जाते हैं, महिला पहलवानों पर मुँह नहीं खोलती हैं, और मणिपुर का जो इतना बड़ा हादसा होता है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकायदा कि सिर्फ राहुल गांधी, केजरीवाल, लालू यादव यही दिन भर करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आरोप लगाने को ये राजनीति है। यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सत्ताधारी हैं, जिन पर वाकई में जनता की कई जिम्मेदारी है, जिन पर भरोसा जनता ने जताया है, वो अब अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की जगह यहाँ पर विपक्ष पर बार बार हमलावर हो रहे हैं। तो ये जो जुमलेबाजी है, या फिर जो यहाँ पर अगर बात करें आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति देखने के लिए मिल रही है, क्या 2024 में जनता यहां पर जुमलों पे भरोसा जताएगी, या फिर इस बार जो वाकई में पार्टी काम करने के वादे कर रही है, मुद्दों की बात कर रही है, जनता के मुद्दों की बात कर रही है, उन पर इस बार वोट देती हुई नजर आएगी देश की जनता? जी देखिए, हमारे देश में उतने बड़े तादाद में लोग नहीं है जिस चीज़ों से अवेयर हो सके। कहने की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसके ज़रिए जो लोगों के मन में जहर घोला गया है, चाहे वो धर्म के लेके, चाहे जाति को लेके, उसके बदले में जो राहुल गांधी या केजरीवाल या किसी भी पार्टी का जो विकास का मुद्दा है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं दब के रह जाते हैं। क्योंकि अंधविश्वास जो है अब व्हाट्सएप के जरिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके जरिए लोगों के मन में जो जहर भरा गया है वो कहीं ना कहीं अभी ऊपर नजर आता है। वाकई में देखिए, यहाँ पर शराज ने जिस तरीके से कहा कि अंधभक्ति का कहीं ना कहीं यहाँ पर इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दौलत है मेरे साथ और उन्हीं से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। दौलत, जिस तरीके से अभी शराज ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रखी है, अंधभक्ति का फायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण हम विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ने का दावा कर देती है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि जीत भी जाएगी। तो जो अंधभक्ति है, क्या लग रहा है 2024 तक बरकरार रह पाएगी, या फिर विपक्षी दल जो यहाँ पर बार बार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर योजनाएं ला रहे हैं, चाहे राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, उनका कुछ फायदा होगा? क्या लग रहा है इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट देती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जनता यहाँ पर अपने विकास, रोजगार, इन सब के मुद्दों पर वोट देती हुई नजर आएगी। और आम आदमी पार्टी ये विकल्प जो है लोगों को दे रही है। यहाँ पर उन्होंने अपना दिल्ली मॉडल हर जगह दिखाया, मध्य प्रदेश में पहुंचे, वो राजस्थान पहुंचे, उसके बाद हमने देखा कि जन समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला। और जहाँ तक आपने बात करी अंधभक्ति और यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, तो ये कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के साथ चला आता है कि अपनी पार्टी को अपना बेस बनाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर आप कांग्रेस की बात करें, चाहे किसी भी पार्टी की बात करें, तो वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने में हर जगह एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर हम किसी एक पार्टी या व्यक्ति पर ऐसे नहीं टिप्पणी नहीं करेंगे कि अंधभक्ति है या फिर किसी और चीज़ की तुलना यहाँ पर करें। तो सभी पार्टी अपना इन्फ्लुएंस बनाएंगी, वो किसी भी मुद्दे को लेकर यहाँ पर बना सकती हैं। तो यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति मुख्यतः हम देखें तो यहाँ पर देखी जाती है। तो वोट बैंक खड़ा करने के लिए सब पार्टियां कर रही हैं। कोई विकास की बात करता है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता है। मतलब देखा जाए तो अपीसमेंट जो होती है वो हर पार्टी में देखते हैं। दौलत, अगर आज मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है, पिछली सुनवाई जो 5 अक्टूबर को जब हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो ईडी को सीधे सीधे फटकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। उसके बाद जब हमने देखा 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को वो सुनवाई कंटिन्यू रही, तब भी ईडी को फटकार लगी। और अगर आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनीष सिसोदिया के पक्ष में आता है, तो ईडी को लेकर के कोई सख्त आदेश यहां पर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो सरकारी गवाह इस पूरे मामले में बने हैं, दिनेश अरोड़ा, क्या उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा आदेश यहां पर दे सकता है? क्योंकि उन्हीं के बयान के आधार पर ईडी और सीबीआई ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं।
जी बिल्कुल, उनके पिछले फैसले के अनुसार देखा जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख इस पूरे केस में अपनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया लगातार 280 दिनों से ज़्यादा जेल में है और यहाँ पर पुख्ता दलील और सबूत यहाँ पर जो है पेश नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको लेकर चिंतित है यहाँ पर जो उनके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। वो लगातार यही बात उठा रहे हैं कि दलील अगर आपके पास पक्की नहीं है तो आप उनको किस तरीके से जेल में रख सकते हैं। तो बड़ी राहत यहाँ पर मनीष सिसोदिया को मिल सकती है, दिनेश अरोड़ा पर शिकंजा कसा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ईडी पे खड़ा होता है। आप ये तो कह देते हैं कि वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बाहर जाएंगे तो सबूत के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो आप इतने दिनों में सबूत क्यों नहीं ला पाए, ये बड़ा सवाल उन पे उठेगा। और जब ये सवाल उठेगा तो कासा ही यहाँ पर जो लगता है कि ईडी इसका जवाब शायद ही दे पाएगी, क्योंकि सबूत अगर होते तो अभी तक इन दिनों में पेश किए जाते। बस ये फंसाने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं ये लगता है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई उसमें दिखाई देती है, क्योंकि सबूत तो आप दिखा नहीं पा रहे। एक आखिरी सवाल और बहुत ही कम लफ्जों में जवाब चाहूंगी। बार बार विपक्ष कह रहा है कि जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं हाथों की कठपुतली हैं और उनकी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। अभी हाल ही में संजय सिंह ने भी इस बात को कहा। तो क्या वाकई में सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है? जिन राज्यों में चुनाव है सर पर, उन्हीं राज्यों में ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में ईडी सीबीआई पर जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं बिना किसी सबूत के, चाहे विपक्ष ही लगा रहा हो, तो क्या ईडी जिस तरीके से काम करती है, क्या उनके काम पर भरोसा जनता कर पाएगी? और क्या आपको नहीं लगता कि ईडी को अपने बचाव में कम से कम कुछ तो कहना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र वो सरकारी जांच एजेंसियां मानी जाती हैं? बिल्कुल, यहाँ पर ईडी जो है अब जनता के सवालों के घेरे में आ रही है, सीबीआई जनता के सवालों के घेरे में आ रही है। अब जनता पूछने लगी। जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष तो वो राजनीति है, वो तो पूछेंगे, लेकिन जब जनता पूछने लगे तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर यहाँ पर सवाल उठ जाता है। जब हम जनता के बीच जाते हैं तो वो कहते हैं कि ईडी जो है जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ ईडी पहुंच जाती है। और ईडी पहुंचती भी क्या है, जहाँ विपक्षी नेताओं के ऊपर या जो सत्ताधारी पार्टी होती है जो बीजेपी से रिलेटेड नहीं होती, उनके घर पे छापे होते हैं, उनके ठिकानों पर छापे होते हैं। तो ये कथन कहीं ना कहीं सत्य होता जा रहा है और ईडी को अपने बचाव में यहाँ पर कुछ ना कुछ कहना होगा। सिर्फ कठपुतली बनकर यहाँ पर ईडी नहीं रह सकती, यहाँ पर उनके ऊपर बड़े आरोप हैं, तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ उनको बोलना होगा। वाकई में देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला वाकई में बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत यहाँ पर मनीष सिसोदिया को मिलती है तो ये जीत न केवल आम आदमी पार्टी की होगी, बल्कि यहाँ पर उन तमाम समर्थकों की होगी, उस पूरे कह सकते हैं समुदाय की होगी जो आज मनीष सिसोदिया की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज आखिरकार क्या कुछ फैसला मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर सुनाता हुआ नजर आएगा। क्या आज आम आदमी पार्टी की सुप्रीम कोर्ट में जीत होगी या नहीं? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।